वर्णन आपने प्रस्तुत किया, पूरे जीवन का हम सब परिचित हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं थोड़ा जल्दीबाजी दिखा रहा था, मेरी भी एक मजबूरी है। एक रायबरेली के ही एक बहुत बड़े साहित्यकार, हम सब के जाने माने रायबरेली के निवासी, लखनऊ में बख्तियार खिलजी का जलाया हुआ नालंदा का पुस्तकालय जिन्होंने अपने घर में स्थापित कर लिया है, वो हार गया। मैंने जब पहली बार देखा तो एक साधक को उस पुस्तकालय में बैठे हुए तो मुझे लगा कि आज मैं एक सच्चे विद्वान से मिला हूँ, और हमारे मुख्य अतिथि जी हैं वो विद्वान। आप भी उस लाइब्रेरी को जाके देख सकते हैं, सौभाग्य होगा आपके आवास पर जो लाइब्रेरी है जिसके बीच में आप बैठे रहते हैं। मैं डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को आपके सामने करता हूँ, हमारे मुख्य अतिथि। उनको जल्दी थी इसलिए मैंने जल्दी मचाया था, इसके लिए हमको क्षमा करेंगे। अमरेंद्र पाल जी और आप संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, बाहर से पधारे हुए श्रीवास्तव जी के घनिष्ठ सहाय साहब, भाई पाल जी जिन्होंने बहुत विस्तार से उनके संबंध में बताया, साहित्यकार सुरभित संस्थान के कर्ता धर्ता सर्वस्व हमारे शांत जी और श्रीवास्तव जी के सुपुत्र तथा इस संस्थान के संचालक विजय भी, इस सभागार में विराजमान सभी आदरणीय देवी हो सके। सबसे पहले श्रीवास्तव जी के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दरअसल उनका पूरा जीवन साहित्य और समाज की सेवा का पर्यायवाची है। बहुत कम लोगों को इतना दीर्घायुष्य प्राप्त होता है, 98 वर्ष की आयु, और वो भी पूरी सक्रियता के साथ। और बहुत कम लोगों को ऐसी सुबुद्धि प्राप्त होती है कि समाज और साहित्य और पत्रकारिता इन क्षेत्रों में बराबर सक्रिय बने रहें। इसका बहुत बड़ा कारण उनके देशकाल और उस मिट्टी को, उस वातावरण को, उस परिवेश को भी है। रायबरेली समरपहा में कायस्थ गांव जहां उनका जन्म हुआ था, आप कभी कानपुर से रायबरेली वाले मार्ग पर चले, आप पाएंगे कि हर गांव में कोई न कोई महान साहित्यकार। बैसवाड़े की धरती के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कविता की खेती होती है। किसी घर में यूँ आप कंकड़ी उठाइए, जहाँ वो गिरेगी कोई न कोई महान कवि जरूर होगा। वही भोजपुर के पास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आगे बढ़ते हैं गढ़ाकोला में निराला जी, वही मगराइल में नंदुलाल वाजपेयी, वही शिवमंगल सिंह सुमन, वही भगवती चरण वर्मा, वही सुमित्रा कुमारी सन्हा, वही पंडित प्रताप नारायण मिश्र, वही जगदम्बा प्रसाद हितैषी, वही गया प्रसाद सनेही। मैं हर गांव में कोई। और मुझे अपने बचपन की याद है, हम लोग जिस क्षेत्र में संयोग से, सौभाग्य से मैं भी उसी जनपद का हूँ और श्रीवास्तव जी का पड़ोसी हूँ, तो बहुत पहले से उनको देखा करता था, सुना करता था और उनके बारे में जानकारी रखता था। उस समय का रिवाज ये था कि सायंकाल गांव भर के बहुत सारे लोग किसी एक चबूतरे पे जाके जम जाते थे और वहाँ कविताहाव करते थे। वो प्रचलित शब्द था कविताहाव। उस कविताओं में कोई एक आदमी कोई एक छंद पढ़ता था, कविते समैया घराक्षरी जो भी उसको याद है। जैसे पावस ऋतु है तो वर्षा पर पढ़ना शुरू करें, और उसका जवाब वर्षा ऋतु के ही छंद से दिया जाता था। प्राय अल्पशिक्षित लोग थे, साक्षर थे, लेकिन कोई उपाधि, कोई डिग्री उनके पास नहीं थी, लेकिन हजार हजार 500-500 छंद उनको कंठस्थ था। मुझे वो घटना नहीं भूलती, जब यहाँ बीए में आया तो एक बुजुर्ग ने बुलाया, कहा तुम यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, ग्रेजुएट हो रहे हो, अच्छा बताओ इसमें कौन सी नायिका है। और उसने जो छंद पढ़ा, तो नायिका भेद का नाम तो मैं सुनता था, लेकिन छंद सुनकर मैं बता सकूं कि नायिका कौन है, अलंकार कौन है, इतनी बुद्धि नहीं जागृत हुई थी। तो बड़ा लतहाड़ा और उपहास किया, कहा क्या पढ़ाई हो रही है आजकल की। ऐसा व्यवहारिक ज्ञान उस समय की पीढ़ी को था। मनोरंजन का और कोई साधन नहीं था, प्रबोधन का और कोई साधन नहीं था। यह साहित्य संगीत कला विहीना जो कहा गया है, मनुष्य बनने की परिभाषा थी, तो इस रूप में सारे क्षेत्र में इसकी व्याप्ति थी।
जिस पीढ़ी में श्रीवास्तव जी ने लिखना शुरू किया, उनके आसपास ही नीलम जी थे, उनके आसपास राम मनोहर त्रिपाठी थे, जो बाद में बम्बई में मंत्री भी हुए, बड़े अच्छे गीतकार थे। उसी समय शिव बहादुर सिंह भदौरिया थे, उसी समय अमर बहादुर सिंह अमरेश थे, उस समय बालकृष्ण मिश्र जी थे। तो ऐसे न जाने कितने के जो साहित्यकार ये प्रायः जुटते थे। वहाँ कब सम्मेलन होता था, घंटों घंटों अपनी रचनाएं पढ़ाते थे। हम लोगों का परिचय श्रीवास्तव जी से गीतकार के रूप में हुआ था। वो गीतों का ज़माना था, नवगीत और अगीत इनके नाम लोग नहीं जानते थे, और नव शब्द से चिढ़ते भी थे। बहुत देर तक उसकी प्रतिक्रिया होती रही कि कविता तो कविता होती है, नई कविता क्या होती है। उत्तर देते थे कि जिस दिन लिखता हूँ उस दिन नई कविता होती है, बाद में पुरानी हो जाती होगी। तो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों या नारों में न पढ़ करके पारंपरिक विषय उन पे कविता करने का एक रिवाज था, और उसको सस्वर बढ़िया सुमधुर लय में पूरी यतिगति के साथ उसे प्रस्तुत करते थे। ये सारा दौर कब सम्मेलनों का, मंचों का, रायबरेली से लेकर सीतापुर और कानपुर, इस पूरे क्षेत्र में जिसको मध्य हिंदी देश कहा जाता है, उसमें पूरी तरह से विद्यमान था। मंचों का जो प्रचलन सनेही जी ने शुरू किया था, वे दरअसल कवि चक्रवर्ती थे, कानपुर में रहते थे, यूं जन्म स्थान उनका बैसवारा था। उनके बारे में प्रसिद्ध थी, जिसको छू देते थे वो कवि हो जाता था। उनके पड़ोस में कोई एक भुर्जा था जो भड़भूजे का काम करता था, भुजवा था, उसको उन्होंने उपनाम लेकर भुर्जेश बना दिया, और वो भी कविता करने लग गया। तो वो दौर था, उस दौर में दरअसल इतनी उत्पादकता और इतनी सर्जनशीलता और साहित्य की, समाज की इतनी संस्कारिकता ये जो प्राप्त हुई, तो मैंने आरंभ में निवेदन किया, ये बहुत कुछ उनके प्रकृति परिवेश का, उस वातावरण का प्रदेय है जिसको उन्होंने संवर्धित किया। श्रीवास्तव जी ने बहुत लिखा और विभिन्न क्षेत्रों में लिखा है। शायद यही उनकी अपेक्षाकृत कम लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बन गया। कोई व्यक्ति चाहे कि कहानी भी लिख डाले, उपन्यास भी लिख डाले, नाटक भी लिख डाले, कविता भी लिख डाले, और कविता भी एक तरह की नहीं, पारंपरिक कविता भी हो, वो गीत भी हो, वो प्रबंध काव्य भी हो, वो बाल कविता भी हो, वो हाइक्यू भी हो, दांते भी हो, वो सोते भी हो, विभिन्न प्रकार के जो नए नए नारे, कभी कभी इनमें पढ़ने से प्रतिभा का विकरण हो जाता है। बहुत आवश्यक होता है, आज विशेषज्ञता का युग है, विशेषीकरण में किसी एक पक्ष को पकड़ पाना, किसी एक शिल्प को आजमा लेना, किसी एक छंद में अपनी गति बना लेना अपेक्षाकृत ज़्यादा सुविधाजनक होता है और सफलता का मूल कारक भी हुआ करता है। लेकिन कभी कभी फरमाइशें ऐसी होती हैं, समय की आवश्यकता ऐसी हो जाती है, क्योंकि वे मूल रूप से पत्रकारिता से जुड़े रहे, और पत्रकारिता भी प्रायः समाचार पत्रकारिता। रमाशंकर अवस्थी जी कानपुर से जो अखबार निकाल रहे थे वो समाचार पत्र था, उसी तरह से जय भारत भी समाचार पत्र था, वीर भारत भी समाचार पत्र था। उन्हें साहित्य सर्जना का एक अवसर मिला, और वो था स्वतंत्र भारत का जो साप्ताहिक सुमन निकला करता था, उसमें कई ऐसे स्तंभ जिसमें कहानियाँ छपती थी, गीत भी छपते थे, अच्छी साहित्यिक रचनाएँ आती थी। या फिर सानुवांध में जब तक रहे, गरिमा भारती में जब तक रहे, तब तक कहीं साहित्यिक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने या उस दिशा में जाने का उन्हें अवसर मिलता रहा। एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है, और मैं अनुरोध करूंगा कि उसे आप जरूर पढ़ें, और वो है अतीत के दर्पण नाम की उनकी आत्मकथा। उसमें दरअसल उनके पूरे समय का लगभग एक शताब्दी का इतिहास है, जिन महापुरुषों का और उनसे मिलन का वर्णन अभी पाल जी कर रहे थे, तो सारे विवरण बड़े विस्तार से उसमें दिए हुए हैं। किन किन के साथ वो रहे, किन किन परिस्थितियों में रहे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। जाहिर है इसीलिए अंग्रेजों के राज में उन्होंने नौकरी कर दी, स्वीकार नहीं की थी, जबकि उस समय के में कोई माने रखता था। लोग हाई स्कूल पास करके या मिडिल स्कूल पास करके डिप्टी कलेक्टर हो जाया करते थे, आज से 100 साल पहले की बात है। लेकिन दरअसल वे कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए थे। सगरपहा में ही उन्होंने नमक बनाने का कार्य किया था, कई दिनों तक जेल में रहे हैं, उन्नाव की जेल में
बैरक नंबर 60 में उनके पते में दिया जाता था। तो ये उनका अपना प्रदेय है। बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं जिसमें उनका अपना अनुभव भाषा का, शिल्प का, विचारधारा का, इन सब का निर्वाह करते हुए उन्हें याद करना और उन्हें सुरक्षित रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। मैं शांत जी को हृदय से बधाई देता हूँ। साहित्यकार स्मृति समारोह के माध्यम से आदरणीय पुण्य श्लोक विजय शंकर शुक्ल जी उनके संरक्षक थे और उनकी इच्छा थी, हम सबके अगुआ थे, उनकी इच्छा थी कि आज बहुत सारे साहित्यकार बेचारे ऐसे हैं, गुजर जाते हैं और कोई याद नहीं करता है। हर एक को सुपुत्र भी नहीं मिलते हैं विजय की तरह जो इस तरह का आयोजन कर सकें। जो समय आज चल रहा है उसको आप देखें तो अब संस्थाबद्ध रूप से इन्हें याद करने की, जैसे साल में एक बार श्राद्ध मनाते हैं और पूर्वजों की याद करते हैं, उसी तरह से बीच बीच में ऐसे दिवंगत साहित्यकारों को याद करने की बड़ी आवश्यकता है और वो कार्य आप बड़ी दत्तचित्तता के साथ कर रहे हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी को तथा उनके समस्त परिजनों को। दूर दूर से चल कर के मित्र मंडली के बहुत सारे सदस्य यहाँ पधारे हैं। मैं सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ और इस आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मैं श्री पूरन चंद्र गुप्त जी जो टीकमगढ़ से पढ़ा है, मैं रमाकांत गुप्त जी की, रमाकांत श्रीवास्तव जी की कविताओं या कविता प्रस्तुत करने के लिए नहीं ऐसा कुछ कहेंगे। चमन में नए गुल खिलाते रहेंगे, चमन में नए गुल खिलाते रहेंगे, अमन के पखेरू उड़ाते रहेंगे। जिए या मरे हम, हमें गम नहीं है, वतन पे दिलो जान लुटाते रहेंगे। करो देश सेवा, करो देश सेवा, जहाँ भी रहो तुम, यही पाठ सबको पढ़ाते रहेंगे। समय आ पड़ेगा कभी जिंदगी में, समय आ पड़ेगा कभी जिंदगी में, विकासों की गंगा बहाते रहेंगे। करे घात जो भी वतन से हमारे, कब्र में उन्हें हम सुलाते रहेंगे। बड़े देश अपना जमाने से आगे, गली गांव में गीत गाते रहेंगे। चढ़े जो समर की डगर पे वतन के, सुमन आंसुओं के चढ़ाते रहेंगे। तिरंगा हमारा रहे सबसे ऊंचा, विजय का नगाड़ा बजाते रहेंगे। नहीं सोचना तुम अकेले हो पूरन, नहीं सोचना तुम अकेले हो पूरन, सदा साथ तेरा निभाते रहेंगे। धन्यवाद। आज के अध्यक्ष परमादरणीय कृष्ण शर्मा जी, रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक शोध संस्थान के अध्यक्ष मिस्टर विनय श्रीवास्तव जी, आज के मुख्य अतिथि माननीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लालजी सहाय तथा उपस्थित सरस्वती पुत्रों एवं भाई और बहनों। डॉक्टर रमाकांत जी चौमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। मुझे छोटी सी वार्ता याद है, हमारे चित्रगुप्त कल्याण समिति विकास नगर में जो है, आज 30 साल से उनकी प्रेरणा से एक प्रकोष्ठ बना हुआ है
साहित्यिक प्रकोष्ठ, उसमें कवि सम्मेलन हर साल हम होली में कराते हैं। हमारे साथ शांत जी रहे हैं, वाहिद जी रहे हैं, कई लोग उसमें कविता पाठ कर चुके हैं। तो मैं उनके क्या कहते हैं प्रकोष्ठ के अध्यक्ष या उपस्थित हैं, इसके पहले कि मैं कविता पाठ करूं, उनसे निवेदन करूंगा कि श्री रमाकांत जी के जो है क्या कहते हैं उसमें उसके उपरांत जो है आप उनका पुरस्कार जो है गौरव सम्मान पुरस्कार उनके पुत्र श्री विनय श्रीवास्तव जी को प्रदान करें। आइए विनय जी आप पुरस्कार ग्रहण करिए, इसके बाद मैं कविता करूँगा। जो नहीं है इस जहां में उनको नमन करते हुए आंख बोझल हो गई। जो नहीं है इस जहां में उनको नमन करते हुए आंख बोझल हो गई। गोलोकवासी डॉक्टर रमाकांत जी की रचनाएं इस जहां में उन्हें अमर कर गईं। जो नहीं है इस धरा में, जो नहीं है इस जहां में उनको नमन करते हुए आंख बोझल हो गई। वाणी द्वारा माँ भारती के सपूत को, वाणी द्वारा माँ भारती के सपूत को श्रद्धा सुमन देते हुए भावनाएं अश्रुपूरित हो गई। वाणी द्वारा माँ भारती के सपूत को श्रद्धा सुमन देते हुए भावनाएं अश्रुपूरित हो गई। 15 जुलाई 1921 में इनके जन्म मात्र से कैथनपुरवा सिमर पहाड़ की पावन धरा धन्य हो गई। 15 जुलाई 1921 में इनके जन्म मात्र से कैथनपुरवा सिमर पहाड़ की पावन धरा धन्य हो गई। जो नहीं है इस जहां में उनको नमन करते हुए आंख बोझल हो गई। अगली पंक्तियां हैं, देखिए कवि कभी नहीं मरता है, उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 4 लाइनें हैं कि तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, देवता भी स्वर्ग में दे रहे हैं बधाई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, देवता भी स्वर्ग में दे रहे हैं बधाई। यही बात आत्मा ने आत्मा को बताई, यही बात पूछते हुए दिक्कों ने बताई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, देवता भी स्वर्ग में दे रहे हैं बधाई। अगली पंक्तियां हैं, ये उनके स्वभाव में था कि वो जो है आप जो है हमेशा जो है स्वावलंबी रहे हैं और जो बात भी करते रहे हैं बड़ी तर्कपूर्ण बात करते रहे। उनकी बात का या उनके तर्क का जो है काटने में का किसी में साहस नहीं था। अगली 2 पंक्तियां उसी में हैं कि स्वामी रहे तुम सदा अपने मन के, स्वामी रहे तुम सदा अपने मन के, स्वीकारी नहीं किसी की सेवकाई। अमृत को प्राप्त हो बस यही कामना है, इसी वास्ते पुष्प अंजल चढ़ाई। स्वामी रहे तुम सदा अपने मन के, स्वीकारी नहीं किसी की सेवकाई। अमृत को प्राप्त हो बस यही कामना है, इसी वास्ते पुष्प अंजल चढ़ाई। अगली पंक्तियां हैं, अपने जीवन के 98वें बसंत तक हर वर्ष जीवन के गीतों में नवदीप जलाए। 98 वर्ष तक वो जिंदा रहे। ये 99 आप समझ लीजिए उनका वर्ष है, 98 वर्ष तक वो रहे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 2 लाइनें हैं ये, अपने जीवन के 98वें बसंत तक हर वर्ष जीवन के गीतों में नवदीप जलाए। और धन्य हुआ ये जन्म सफल, जो दीप शिखा बनी भूतल पर आए। धन्य हुआ ये जन्म सफल, जो दीप शिखा बनी भूतल में आए। इतना अधिक हमारे अमरेंद्र जी ने कह दिया है कि मैं उन्हीं को 2 पंक्तियों में समेट के जो है मतलब पंक्तिबद्ध करके जो है मैं अपनी भावनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। अपने जीवन के 98वें बसंत तक हर वर्ष जीवन के गीतों में नवदीप जलाए। धन्य हुआ ये जन्म सफल, जो दीप शिखा बनी भूतल में आए। धन्य हुआ ये जन्म सफल, जो दीप शिखा बनी भूतल में आए। जो स्वयं में दिव्य आलोकित हो, जो स्वयं में दिव्य आलोकित हो, इस युग में अंधेरों में भी सतत जगमगाए। जो स्वयं में दिव्य आलोकित हो, स्वयं में भी अंधेरों में सतत जगमगाए। तुम्हारे स्वरचित ग्रंथों ने कितने पथ भटके पथिकों को भी सफलता के सोपान दिखाए। तुम्हारे स्वरचित ग्रंथों ने कितने पथ से भटके पथिकों को भी
सफलता के सोपान दिखाए। धन्य हुआ ये जन्म सफल जो दीप शिखा बन इस होटल पे आए। धन्य हुआ ये जन्म सफल जो दीप शिखा बन इस होटल पे आए। अगली पत्तियां जो हैं विशेष तौर से मैं जो है अपने क्या कहते हैं आदेशी जी को समर्पित करना चाहता हूँ। 4 पत्तियां अगली जो है आपका तवज्जो चाहूँगा मैं। नहीं देह तुम हो अमर आत्मा हो, नहीं देह तुम हो अमर आत्मा हो, नहीं स्वार्थी विश्व जीवात्मा हो। नहीं देह तुम हो अमर आत्मा हो, नहीं स्वार्थी विश्व जीवात्मा हो। धर्मात्मा ही नहीं दिव्य देवात्मा हो, स्वयं में परलिखित परमात्मा हो। नहीं देह तुम हो अमर आत्मा हो, नहीं स्वार्थी विश्व जीवात्मा हो। धर्मात्मा ही नहीं दिव्य देवात्मा हो, स्वयं में परलिखित परमात्मा हो। कौन कहता है दुनिया में तुम अब नहीं हो, कौन कहता है कि दुनिया में तुम अब नहीं हो, काव्य धारा में अभी जीवात्मा हो। कौन कहता है कि दुनिया में तुम अब नहीं हो, काव्य धारा में अभी जीवात्मा हो। रचे ग्रंथ जिनकी गणना नहीं है, अभी अमृत जी बता रहे थे हमारे, रचे ग्रंथ जिनकी गणना नहीं है, उन पर बसी आत्मा आज भी हो। रचे ग्रंथ जिनकी गणना नहीं है, उन पर बसी आत्मा आज भी हो। कौन कहता है दुनिया में तुम अब नहीं हो, कौन कहता है कि दुनिया में तुम अब नहीं हो, काव्य धारा में अब भी जीवात्मा हो। रचे ग्रंथ जिनकी गणना नहीं है, उन पर बसी आत्मा आज भी हो, उन पर बसी आत्मा की। अंतिम पत्तियां भाई साहब, किया जो पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा बना तन। ये जो तन है हमारा सिर्फ पंच तत्वों से बना है, और अंत में भी हम इन्हीं पंच तत्वों की पूजन से ही जो है देह विलीन कर लेते हैं अपनी। किया जो पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा बना तन। अब बड़ा देव दुर्लभ मिला था यह जीवन, नहीं भोग में तुमने खा पाया देह पावन। हमेशा जो है उन्होंने जो है काव्य में ही अपने आप को खपा के रखा हुआ था। ये 2 पत्तियां मैं उनके साथ बिताए हुए क्षणों की चर्चा कर रहा हूँ, ये कोई कविता नहीं है साहब। मैं 88 से बराबर 31 साल से उनके संपर्क में हूँ, और मैं उनके साथ जो क्षण मैंने भोगे हैं उन्हीं का मैंने इसमें विस्तृत विवरण किया है। किया जो पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा बना तन। बड़ा देव दुर्लभ मिला था यह जीवन, नहीं भोग में तुमने खा पाया देह पावन। अस्तमन से सुगंधित सदा मुस्कुराए, ये जीवन सकल माँ सरस्वती पे चढ़ाए। सुमन से सुगंधित सदा मुस्कुराए, ये जीवन सकल माँ सरस्वती पर चढ़ाए। जिए लोग हित में सबका ही स्नेह पाए, जीवित सरस सतम व्रत को निभाए। सुमन से सुगंधित सदा मुस्कुराए, ये जीवन सकल माँ सरस्वती में चढ़ाए। जिए लोग हित में सबका ही स्नेह पाए, जीवित सरस सतम व्रत को निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं ये कविता जो है श्री विनय जी को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं बढ़ा के लाया था, इत्तेफाक से रास्ते में कांच टूट गया, इसके लिए मैं इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे पास फ्रेम तो रखा है, खाली शीशा ही टूटा हुआ है लेकिन दिल नहीं टूटना चाहिए, शीशा टूट जाए कोई बात नहीं। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू टू ऑल ऑफ यू। जन्म दिवस है आज आदरणीय डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी का, और इतना बढ़िया वातावरण बना है कि लगता है कि वो सूक्ष्म रूप में कहीं हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं इस सभा को। और हमारे बीच में कवि बहुत हैं, इसका मन पढ़ने को नहीं करता है, मेरा भी, सुबोध जी का भी, सबका। हमारी कविता की वाचिक परंपरा के सबसे लाडले स्वर और भाव के धनी हमारे भाई वाहिद अली वाहिद जी हैं। हम सब की तरफ से वो अपनी प्रतिनिधि सब उनको सुनना चाहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, और बहुत पुराना संपर्क है, मैं बिल्कुल बच्चा जैसे था, इन लोगों के साथ बैठ के गोष्ठी में आता था। सांझ जी की आज किताब का विमोचन हुआ। रमाकांत जी, जब मुझे 1995 में हिंदी साहित्य का सौभाग्य सम्मान मिला तो एक फ़ोन आया कि वाहिद बोल रहे हैं। हमने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जीवन परिचय लिखना है। मैं तुमको जानता सुनता तो हूँ, लेकिन कुछ चाहिए। हमको लग रहा है कि लाइट जा रही है, और मैं उनको श्रद्धा सुमन देता हूँ। और शांत जी के लिए एक मुक्तक और डॉक्टर साहब के लिए एक मुक्तक से मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, और इसी बात समाप्त करता हूँ। लाइट भी चली गई है। कि मन से स्वयं उतर जाएगा कटुता जिसकी आदत है, उनकी नम्रता पहचान थी।
कि मन से स्वयं उतर जाएगा कटुता जिसकी आदत है। प्रेम पंथ पर चलने वाला ही सबका अभ्यागत है। प्रेम पंथ पर चलने वाला ही सबका अभ्यागत है। ये अंधकार में ज्योति जलाते आप हमारे साथ रहे। जन्म दिवस की इस बेला पर अभिनंदन है, स्वागत है। जन्म दिवस की इस बेला पर अभिनंदन है, स्वागत है। और शान जी के लिए क्या कहूँ, सारे लोग इनके स्नेह में बधे हुए हैं, ये चलते रहते हैं। मैं एक मुक्तक इनके लिए पढ़ देता हूँ कि बांध लो ये समय की सिला, बांध लो, बांध लो ये समय की सिला, बांध लो, और क्या चाहिए जो मिला बांध लो, खुद ही मंजिल चली आएगी सामने, चलते रहने का ये सिलसिला बांध लो। तो इनकी किताबें हैं। मैं एक छंद जीवन पे पढ़ देता हूँ, एक छंद डॉक्टर साहब, अभी छंद की बात हुई। जीवन एक बांसुरी है, बांसुरी बजती रहती है, तब तक हम सुनते हैं, लेकिन उसके बंद होने के बाद उसके कुछ स्वर रह जाते हैं, कुछ शब्द रह जाते हैं हमारे कानों में। शायद वही हम डॉक्टर साहब को देखते हैं। एक लंबी उम्र के बाद तमाम मुलाकातें हैं राजेंद्र वर्मा जी के घर पे और तमाम साहित्यकारों के घर पे, बड़ा स्नेह करते थे। मैं जीवन के लिए उनके लिए 2 छंद पढ़ता हूँ और बात को समाप्त करता हूँ। सबकी तरफ से ये जिंदगी क्या है, एक बांसुरी है। कि जंगल का जड़ बांस काट कर छांट कर, जाने किस कर से बनाई गई बांसुरी। कि जंगल का जड़ बांस काट कर छांट कर, जाने किस कर से बनाई गई बांसुरी। और कान्हा के अधर से प्रगाढ़ प्रेम देख कर, राधा जी के कर से चुराई गई बांसुरी। कि खग मृग सुर नर नाच सब ग्वाल बाल, जब भी अधर से लगाई गई बांसुरी। और दंभ के दमन हेतु विष के समन हेतु, कालिया के फन पे बजाई गई बांसुरी। कि दंभ के दमन हेतु विष के समन हेतु, कालिया के फन पे बजाई गई बांसुरी। और वो बांसुरी बजती है तो शब्दों में बजती है, कलम से बजती है तो कैसे बजती है। कि जमी से फलक कि बजे रहे चारों ओर युद्ध के नगाड़े, किंतु कल भी बजेगी यह मत छोड़ बांसुरी। ये बजे रहे चारों ओर युद्ध के नगाड़े, किंतु कल भी बजेगी यह मत छोड़ बांसुरी। और जब भी सुरों पे असुरों का अधिकार हुआ, तब असुरों से करती है होड़ बांसुरी। कि चक्र की जरूरत है मानता हूँ युद्ध है तू, युद्ध के लिए परंतु मत तोड़ बांसुरी। और क्षितिजल पावक गगन वो समीर मिले, तब बजती है यह 5 जोड़ बांसुरी। क्षितिजल पावक गगन व समीर मिले, तब बजती है यह 5 जोड़ बांसुरी। और ये बांसुरी बंद होती है या मृत्यु के रूप में या हमारे जाने के बाद, तब क्या होता है, आखिरी में यही लोग रह जाते हैं, या हमारे किए हुए कुछ शब्द रह जाते हैं, कर्म रह जाते हैं। आखिरी चंद पढ़ता हूँ कि लेन देन देन लेन में ही कट जाती उम्र, दिन रात चलती दुकान लगे जिंदगी। लेन देन देन लेन में ही कट जाती उम्र, दिन रात चलती दुकान लगे जिंदगी। शब्द और अर्थ के प्रपंच में पड़े हैं लोग, कभी कभी झूठा अभिमान लगे जिंदगी। शब्द और अर्थ के प्रपंच में पड़े हैं लोग, कभी कभी झूठा अभिमान लगे जिंदगी। एक एक शब्द सुनते हैं लोग मंत्र मुग्ध, तब तब बांसुरी की तान लगे जिंदगी। और महल दुमहले बनाते रहे उम्र भर, अंत में किराए का मकान लगे जिंदगी। ये मकान है, सबको जाना है। मैं बहुत भावपूर्ण शब्दों में उनको याद करता हूँ, शान जी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साधारण निवेदन है कि मैं यहाँ कुछ बोलने के लिए या कविता पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हम ऐसी शख्सियत के जन्मदिन पर, ऐसे शख्सियत के जन्मदिन पर उन्हीं के बारे में बताने के लिए सभी लोगों ने कहा है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। वास्तव में आज जो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, देखिए उनकी कृपा से लाइट भी आ गई। मैं टीकमगढ़ से आया हूँ, आपके सामने 77 वर्ष का युवा खड़ा हूँ, बिल्कुल सीधा, और ऐसा ही खड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे महान भाव की शक्ति मिली है। जब मैं इनसे मिला था तब मैंने जैसे इनके चरण स्पर्श किए तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे शरीर में करंट दौड़ गया। वो महान शक्ति थे हमारे डॉक्टर रमाकांत। और निवेदन है
अभी बात आई थी कि वो चले गए। मैं कहता हूँ पिता जब तक नहीं जाता है जब तक उसका पुत्र जिंदा है, और आज हमारे सामने उस पुत्र ने ये दिखा दिया है कि उनके अंदर पिता जिंदा है। चाहे जाप करें हम निस दिन, चाहे जाप करें हम निस दिन, दान करें घर द्वार, और मात पिता को बिसराया तो सभी पुण्य देगा। ईश्वर को हमने नहीं देखा, अगर हमने देखा है तो अपने माँ और बाप को देखा है। तो ये आंख मिचौली चलती रहेगी उत्तर प्रदेश की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मैंने एक दिन शांत जी को और उनके सुपुत्र जी को फ़ोन लगाया कि उनकी याद में कार्यक्रम यहाँ लखनऊ में हो, और मेरा विचार तो ये था कि श्रद्धांजलि के स्वरूप में उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर कार्यक्रम हो, लेकिन सभी यहाँ के साहित्यकारों ने ये तय किया कि नहीं, जन्मदिन मनाया जाए। तो वास्तव में ऐसे पुरुष का जन्मदिन मनाते ही रहना चाहिए। हमारी मुलाकात कैसे हुई? एक पत्रिका निकलती है जयपुर से, उसमें एक हमारी गज़ल छपी हुई थी, उसमें भाग से उस संपादक ने हमारा फ़ोन नंबर दे दिया था। वो हमारे डॉक्टर साहब के पास आया और उन्होंने रात को 10 बजे मुझे फ़ोन किया कि ये आपका जो गज़ल संग्रह गुलदस्ता है उसमें एक रचना है, मैं चाहता हूँ इस गज़ल संग्रह को देखना चाहता हूँ पूरा, क्या मुझे मिल सकता है पढ़ने के लिए? तो फिर मैंने उनको 5 किताबें भेजी और उन्होंने जो समीक्षा उसके बारे में लिखी, मैंने आज तक ऐसी समीक्षा नहीं देखी। तो ऐसे महापुरुष के द्वारा मुझे वो समीक्षा मिली, तब मेरे अंदर तुलसी साहित्य अकादमी की ओर से प्रेरणा मिली कि ऐसे महापुरुष का सम्मान होना चाहिए। और यहाँ हमारे जो आपने शांति जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया, और आज से 2-3 साल पहले यहाँ पर जो एक आयोजन हुआ था होली मिलन पर, तो हमने 3 मूर्तियों का यहाँ पर सम्मान करने को सबसे पहले डॉक्टर रमाकांत जी को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया था। तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि ऐसे महापुरुष के इस कार्यक्रम में इतने नगर, ये वो लखनऊ है जहाँ पर हमेशा से साहित्य जुड़ा हुआ है। बैसवाड़ा के बारे में अभी आप सबने सुना है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि ये अमर हैं। कैसे अमर हैं? कि सत्य जिनके बयान होते हैं, कि सत्य जिनके बयान होते हैं, वो देवता के समान होते हैं, वो देवता के समान होते हैं। और नाम उनके अमर हुआ करते, नाम उनके अमर हुआ करते, काम जिनके महान होते हैं, वो देवता के समान होते हैं। ये पूरी एक एक लाइन आपके ऊपर फिट है। आप सब ने बखान किया हमसे पूर्व। उनके बारे में हमें अब बोलने का इसलिए नहीं हक होता है कि मैं इतना सुन चुका हूँ और इतना जान चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं जान पाया उनके बारे में, क्योंकि सागर को नापा जा सकता, पृथ्वी को नापा जा सकता है, लेकिन आकाश को नहीं नापा जा सकता। वो एक आकाश थे, उनको कोई नाप नहीं सकता। ऐसी विभूति हमारे सामने यहाँ पर। अब एक और मैं आपको रचना थोड़ी सी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि गद्य में बहुत कुछ सुन चुके हैं आप, लेकिन पद्य में मैं आपको सुनाता हूँ कि जिनका मन चंदन होता है, जिनका मन चंदन होता है, उनका अभिनंदन होता है। मात पिता गुरु के सेवक का हर युग में बंधन होता है, हर युग में बंधन होता है। और मैं निश्चित समझ रहा हूँ
कि आगे अब हम कहने के लिए स्थिति में इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि यहाँ सभी लोग बहुत कष्ट में बैठे हुए हैं, लाइट चली गई है। मैं प्रणाम करता हूँ। अपना परिचय केवल सविता, कवि का परिचय केवल कविता। आदरणीय रमाकांत जी का जो साहित्य है वही उनका परिचय है। और एक श्रद्धांजलि मेरी ओर से भी, और मंच के सम्मान के लिए मैं शांत जी को बुलाता हूं, और विनय जी को। दीक्षित जी चले गए, उनके सम्मान में चूक हो गई हम लोगों की। अब जो लोग हैं इनका सम्मान करके आगे कार्यक्रम अध्यक्ष जी को बुलाते हैं। आइए। जिनके जन्म दिवस को स्मृति रूप में हम आज मना रहे हैं, और लखनऊ से बाहर के सैकड़ों साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं और सबको अपनी ओर से बधाई देते हैं। डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी के ऊपर काफ़ी बोला गया। अतीत के दर्पण किताब के अतिरिक्त उन्होंने और पुस्तकें लिखी हैं। बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास हैं जो उन्होंने खुद अपने कर कमलों से मुझे प्रदान किया है। और वो चाहते तो काफ़ी बड़े पद पर जा सकते थे, जैसे राजनीतिक पद है या और पद हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी मानसिकता होती है। उस मानसिकता को उन्होंने बहुत सादगी के साथ जिया, और हमने उनके पास बैठकर, और जब वो अतीत का दर्पण लिख रहे थे तब भी हमारा उनका साथ रहा। उनके दिवंगत होने के कुछ महीना पहले मैं उनके यहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने एक पुस्तक भेंट की। उसके पहले वो है धरित्री थी, माँ सीता के ऊपर उनका प्रबंध काव्य है, उसकी समीक्षा हमने उस समय लिखी थी। तो हमने उनमें यही अनुभव किया कि जो नए साहित्यकार आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करते थे। वो छापते थे अपनी पत्रिकाओं में। वह समाचार पत्र के में काम करने के बाद साहित्यिक संपादक बन गए थे, साहित्यिक पत्रकार बन गए थे। और जो सानुबंध हैं, या उसके बाद जब सानुबंध से रिटायर हो गए तो उन्होंने खुद मतलब एक पत्रिका निकालना आरंभ कर दिया अपने स्तर से, या उसके पहले भी कानपुर में उन्होंने साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। तो कविता के क्या तत्व हैं, कविता के क्या व्याकरण है, इस चीज़ को वो समझाते थे। और किसी की कविता में कोई अगर दोष है तो बहुत शालीनतापूर्वक उसको संशोधित करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ, मैं तो करीब 30 साल तक मेरा उनका सानिध्य लखनऊ में बना रहा। बहुत बाद में मैं लखनऊ आया, लेकिन आते कुछ दिनों में संपर्क हो गया। कई बार तो उन्होंने, वो जब सानुबंध में आ गए तो मेरे लेख पर वो 50 रुपया दिया करते थे, और पैसा मनी ऑर्डर से भेजते थे, और कविता पर 20 रुपया दिया करते थे। मैं भी प्रारंभ से पैसे के लिए कुछ नहीं लिखता हूँ, स्वांतः सुखाय लिखता हूँ, लेकिन जो जिनके यहाँ सुविधा है वो अपने आप स्वतः पैसा भेज देते हैं। तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि उस समय के लिए 50 रुपया का बड़ा महत्व था, और 20 रुपये का भी बहुत महत्व था, चाहे वो कविता हो या जो भी हो। छापते थे। कई बार मेरे घर भी आए, हम भी उनके घर गए, शादियों में भी आए गए हम लोग एक दूसरे के यहाँ। तो हमने सबसे जो उत्तम बात उनमें देखी कि प्रारंभ से जो सहज स्वभाव उनका था, वह जीवन पर्यंत दीर्घ आयु उनको भगवान ने भगवान ने उनको दीर्घ आयु प्रदान की थी, और वो लगभग 97-98 वर्ष तक जीवित रहे।
1921 में जन्मे और 1815 में जन्मे और 1918 में नहीं 2018 में 1915 में जन्म 1921 में जन्मे और 2018 में दिवंगत हुए। तो उनको लंबी आयु प्राप्त हुई और इस लंबी आयु में उन्होंने हजारों साहित्यकारों को जोड़ा। मैंने उसमें देखा है और जो अतीत का दर्पण है कि उनको ये स्मृति इतनी तेज थी बुढ़ापे में भी कि सारे मतलब कि साहित्यकारों के नाम उसमें दिए गए हैं जिनसे उन्होंने संपर्क किया है या जिनके साथ यात्रा उन्होंने की है। मेरे साथ उन्होंने एक दो बार लंबी यात्रा भी साहित्यिक समारोह में जाने के लिए की। सबका नाम दिया है, किसी विषय में बहुत कुछ लिखा भी है, जैसा अवसर आया है, जैसा संबंध बना उस तरह का उसमें विवेचन भी किया है। तो ऐसे साहित्यकार जो केवल साहित्य के लिए जी रहे हैं या साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जी रहे हैं, आज की दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे। ज़्यादातर आपको वैसे ही मिलेंगे कि अपना काम निकालते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। इसलिए उनके घर पर भी आज भी आप जाकर देखें तो एलडीए का अलीगंज में मकान है। धीरे धीरे करके उन्होंने मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसी सीमित अपने आय से बच्ची की शादी किया और सब कुछ अच्छे ढंग से। बुढ़ापे तक अंतिम बार जब मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि उनकी वही शालीनता बनी हुई थी जैसे सुनेगी शर्मा जी आए हैं तो ऐसे फटसन बेडरूम में बुला लिए और तुरंत जो है उठ के बैठ गए, चाय मंगवाए, हम लोग साथ में बैठ के चाय पानी पिए। तो इतनी सहजता आज के युग में है। ऐसा नहीं है कि धरती खाली है, एक से एक साहित्यकार हैं, देश में लाखों बड़े बड़े साहित्यकार हैं और सभी काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब अपने अग्रज को याद करते हैं और उनकी जो विशेषताएँ होती है उसको स्वीकार करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। और साहित्य तो एक शाश्वत चीज़ है। साहित्यकार जो है शब्द ब्रह्म का उपासक होता है और शब्द कभी मरते नहीं। इसीलिए कहा गया है कि साहित्यकार हमेशा अमर होता है। हमने खुद देखा है अपने जीवन में, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे पास देश की सैकड़ों पत्रिकाएँ हैं जो श्रेष्ठतम पत्रिकाएँ हैं, जो चाहे भारत सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हो, सभी पत्रिकाएँ मेरे पास आप लोगों की दुआ से आती हैं। अब बहुत सी ऐसी पत्रिकाएँ आती हैं जिनको मैं कभी जाना नहीं, देखा नहीं। वो ऐसी एक भोपाल से पत्रिका आई जिसमें मेरा एक लेख साभार छपा हुआ था। तो दूसरी बड़ी पत्रिका में वो लेख छपा हुआ था, सुंदरकांड के ऊपर लेख था कि सुंदरकांड सत्य शिव का संयोग, उसका शीर्षक है लेख का। अब नेपाल की ये बड़ी पत्रिका है जिन्होंने सुंदरकांड विषांक निकाला और उस पत्रिका से उन्होंने लेकर के उसमें छापा। तो इसी तरह से साहित्यकार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। रमाकांत जी भी उसी क्रम में उन्होंने तो बड़ा काम किया है। बड़े बड़े लोग चाहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ संपर्क में बना, अटल जी के संपर्क में बना, भगुना जी के संपर्क में रहे, तमाम साहित्यकारों और पत्रकारों के संपर्क में रहे। चाहते तो बड़े से बड़े पद पर जा सकते थे, लेकिन संतोष करके सीमित अपने दायरे में रह करके उन्होंने बड़ा काम किया, क्योंकि लाखों लोगों को जोड़ा। आज हम सब लोग याद इसीलिए कर रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई दूंगा और विशेष करके बधाई उनके सुपुत्र, उनकी पुत्री, उनके पुत्रवधू, जितने लोग परिवार के हैं, जिन लोगों ने अपने आप को इधर आगे किया कि हम एक शोध साहित्य संस्थान की स्थापना करें, रमाकांत शोध साहित्य संस्थान। तो रमाकांत शोध साहित्य संस्थान की स्थापना तो हो गई, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा विनय जी को आशीर्वाद के रूप में, प्रोत्साहित करने के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने दर्जनों शोध संस्थान देखे हैं और दर्जनों शोध संस्थानों में मैंने उसके उद्घाटन में
मैं सहयोगी रहा हूँ या उपस्थित रहा हूँ, लेकिन वो संस्थान बने और उसके बाद कुछ नहीं। भवन भी कुछ बन गए, लेकिन भवन भी जैसे कि तैसे रह गए। तो ऐसा ना हो, आप कंटिन्यूअस अपने दैनिक जीवन जो आपका है, आज का जीवन जो है बहुत ही क्रांतिकारी जीवन है, क्योंकि हर जगह जो है रुपये पैसे की मांग है। भौतिक जीवन जो है बहुत हावी है सात्विक जीवन के ऊपर। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत बदल रहे हैं और भौतिक जीवन और की ऊंचाई ऊपर पहुंच रही है। ऐसे में ये साहित्यिक काम जो हम लोग कर रहे हैं, बड़ी किताबें आजकल, मैंने 50 साल पहले या 30 साल पहले किताबें इतनी अधिक प्रकाशित नहीं होती थी। आजकल हर महीने में 10 किताबें आ जाती हैं कहीं न कहीं से, या तो प्रकाशन भी बहुत हो रहा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिसकी स्मृति आज हम मना रहे हैं, जिनको अपना अग्रज मान रहे हैं, जिनसे हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हम उनको आगे भी हमेशा याद करते रहें और याद करते हुए अपने को आगे बढ़ाते रहें। यही मेरी शुभकामना है। इन लोगों ने, इनका पूरा परिवार इसमें सहयोग दिया। साहित्यकार सुस्मृति संस्थान के हमारे महामंत्री इंजीनियर, पेशा से इंजीनियर हैं, लेकिन मानसिक रूप से साहित्यकार और साहित्य रचनाकार हैं और समाज सेवी हैं। और समझ जाइए कि जहाँ देखिएगा वहीं श्री इंजीनियर देवकीनंदन शांत आपको वहीं मिल जाएंगे। संस्था के दर्जनों संस्थाओं में वो हैं, लेकिन दर्जनों संस्थाओं के ऊपर भी हैं। ऊपर इसलिए हैं कि किसी के सुख दुख में हर तरह की परिस्थिति में वो सहभागी होते हैं और सहयोग हर तरह से करने को तैयार होते हैं। और इस कार्यक्रम में भी मैं अध्यक्ष संस्था के ज़रूर हूँ, लेकिन मैं चलने फिरने घूमने में मुझे काफ़ी परेशानी होती है। और वो बहुत इस स्थिति में कि 2 बार 3 बार उनके पैर टूट गए, कभी कुछ और चोट लगी, लेकिन आज भी अभी प्लास्टर कटवा करके, पैंट पहन कर, शर्ट पहन करके, गाड़ी की व्यवस्था करके हमको फ़ोन करके कि सर ये गाड़ी यहाँ पर उपस्थित है और आप यहाँ आएँ, ये बहुत बड़ा काम है। बड़े बड़े अखबार हमारे समाचार छापते हैं और लेख और कहानी, कविता, ये सब छापने का युग ही समाप्त हो गया बड़े अखबारों में। केवल विज्ञापन से पूरे अखबार भरे रहते हैं, लेकिन इनका पूरा का पूरा विज्ञापन रहित पत्र निकलता है, साप्ताहिक टाइम से निकलता है। 8 पृष्ठ के पत्र में केवल साहित्य होता है और हमारे पूरा समाचार होता है। मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूँ कि दो पेज के इनके लेख होते हैं। आज जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, इसकी रिपोर्टिंग देखिएगा, कम से 1.5 पेज 2 पेज में इनकी रिपोर्टिंग आएगी। ये बहुत बड़ा काम है और ये अपने पूरे भारत में ही, ये अपने विश्व विधायक पत्रिका का नाम है और ये पूरे भारत में भेजते हैं, ये बड़े साहित्यकारों से लेकर हर जगह। इससे विशेष बधाई के पात्र हैं। और प्रयागराज से पधारी विदुषी ने अपना लेख पढ़ा, रमाकांत जी से संबंधों का विवरण दिया या उसका प्रस्तुतिकरण किया, उनको भी बहुत बधाई, उनके परिवार को बधाई। हमारे टीकमगढ़ से आप पधारे हैं, टीकमगढ़ से भी मेरे कुछ साहित्यकार हैं, आप भी हैं, जैसे एक उमा निगम है, वहाँ वृद्धा हैं। एक बार मेरे घर वो यहाँ आई हैं, मिलने ही के लिए आए। और इस समय एक हाइकू संस्करण उनका प्रकाशित हो रहा है, जिस पर हमारी भूमिका है, इसके लिए वो भेजी थी। तो टीकमगढ़ है बहुत बढ़िया एरिया है, घूमने के लिए भी, देखने के लिए भी, प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। और वहाँ से आप पधारे, ये आपकी मतलब सदा सहता है। मैं आपको भी बधाई देता हूँ। बहुत विस्तार से हमारे आप श्री अमरेंद्र पाल जी ने बहुत विस्तार से जो है याद किया रमाकांत श्रीवास्तव जी को, और भावुक मन से याद किया, प्रेम से किया, भावुक मन से याद किया। और रुक रुक करके अब जो शब्द वो कहना चाहते थे उन्होंने उन शब्दों को कहा। यह उनकी विनम्रता भी है और उनके प्रति, रमाकांत जी के प्रति समर्पण भी है। ये मैं
मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप जैसे नवयुवकों से ही उम्मीद है कि हिंदी इस समय विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी की किताबें भी सबसे अधिक, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सभी रिकॉर्ड मेरे पास उपस्थित हैं। जो भारतीय दवा बनाने वाले लोग हैं या भारतीय जो और कार्य हो रहे हैं, वो सब जो फ्लैप उस पर लगाते हैं वो सब अंग्रेजी में लगाते हैं, वहीं पर हम कमज़ोर पड़ जाता है। तो बोलने से केवल काम नहीं चलने वाला है, जो तकनीकी क्षेत्र में हमारी हिंदी जब पहुंच जाएगी तब जाकर के तो वास्तव में हिंदी का अस्तित्व जो है वो होगा। दूसरी चीज़ कि एक समय बदल रहा है, इस समय बदलते समय में इंग्लिश मीडियम से सारी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जा रही है। तो हम जब पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो हिंदी जो है पढ़ने के लिए मीडियम की भाषा थी, और आज हिंदी जो है ऑप्शनल भाषा है। दोनों में बड़ा अंतर हो गया है। इसलिए मैंने इलाहाबाद के सम्मेलन में भी ये बात कही कि हिंदी का भविष्य आप कहते हैं उज्ज्वल है, तो मीडियम से अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं? अंग्रेजी का भविष्य उज्ज्वल है। लड़के बच्चे हमारी एक नातिन है, घर में अगर मैं कह दूं कि 55 लिखो तो 55 क्या होता है, तब 55 मुझे बताना पड़ता है। ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदी पढ़ो, कोई किताब पढ़ते ही नहीं है। तो थोड़ा हम लोगों को मोटिवेट भी करना है कि नई पीढ़ी आगे उभरे। और आपसे पाल साहब से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, बहुत गहराई में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, लंबा वक्तव्य दिया, लेकिन उबाऊ वक्तव्य नहीं था वो, क्योंकि उसमें 60 तत्व थे। इस तरह से हमारे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर, नमन जी हैं, अवधेश नमन जी संस्था भी चलाते हैं, काम भी करते हैं, हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं। आप सब लोग बड़े विद्वान हैं, अंग्रेजी में भी कविता लिखते हैं, हिंदी में भी कविता लिखते हैं, प्रकाशन भी करते हैं, शोध कार्य भी करते हैं, और पीछे बहुत सारे विद्वान हैं। एक डॉक्टर सुक्ति साहब बैठे हुए हैं पीछे, जिनका पूरा परिवार जो है हिंदी के लिए ही समर्पित रहा। चातुर्मंडल बना हुआ था रायबरेली में, सीनियर सर्जन है बलरामपुर हॉस्पिटल में, और एक वायक उन्होंने 4 पुस्तकें छपवा कर एक दिन भी 4 पुस्तकें दी, इतनी मोटी मोटी हिंदी में, जो कहानी संग्रह है और उपन्यास है। तो हैं सर्जन और लिखते हैं साहित्य, तो ये सब बड़ी बड़ी उपलब्धियां हम लोगों के सामने हैं। इस सब में मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे उजाला जी पीछे बैठे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश पत्रिका के संपादक रहे हैं। उत्तर प्रदेश पत्रिका सूचना विभाग की पत्रिका है, और उसके बड़े बरन्य संपादक रहे हैं। कई हमारे भी लेख प्रकाशित किए हुए हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूं, जिनका नाम न लूँ। उधर नवीन जी बैठे हुए हैं, जो एक अलग संस्था हैं। जैसे कि शांत जी अगर हैं तो उधर नवीन जी हैं, वो भी इसी तरह से सहायक हैं, अपनी संस्था भी चलाते हैं और हर कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत मैं भी लंबा बोल रहा हूँ, अब समाप्त कर रहा हूँ। और विशेष करके पुनः एक बार बधाई दूंगा डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी के परिवार को, और उत्तर प्रदेश जो साहित्यकार सुस्मृति संस्थान है उसके महामंत्री, उसके सभी कार्यकारिणी के सदस्य, बहुत से लोग यहाँ आए हुए थे जो चले गए। राजेंद्र वर्मा जी आए थे जो संस्थापक सदस्य हैं, बड़े श्रेष्ठ कवियों और लेखकों में और संपादकों में उनका नाम है, वो चले गए हैं। सबको बधाई देता हूँ। दीक्षित जी हम लोगों के लिए बड़े मान्य हैं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मतलब के विद्वान हैं, और हम लोगों के बहुत करीबी हैं, बहुत स्नेह और प्रेम देते हैं। वो मतलब कि पधारे कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहता है। जहाँ वो पहुँचते हैं वहाँ पर गरिमामय वातावरण हो जाता है। मैं पुनः सबको इन संस्थानों की ओर से, रमाकांत श्रीवास्तव जी की परिवार की ओर से आप सबको सत बधाइयाँ देता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। इसी तरह से आप सबका सहयोग हमेशा बना रहे। बहुत अच्छा लगा। अध्यक्ष तो आप हमारे है ही हैं, इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष रहे आप। मैं 2 बातें बड़ी संक्षेप में कहना चाहता हूँ। एक तो अमरेंद्र पाल सिंह जी को बोलने में कुछ हमने शॉर्ट कर दिया, तो उसका प्रायश्चित ये है कि एक बड़ा लेख हुआ उनके परिचय में,
उनकी साहित्यिक उपलब्धियों पर जितना बड़ा आप लिखेंगे उतना बड़ा मैं छपवा दूंगा। थोड़ा बहुत संपादक ने इधर उधर किया हमारे, तो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की हमारी पत्रिका है परिहारी, और बहुत जगह जाती भी है, हम बाई पोस्ट भेजते हैं। तो आप, अब मेरा प्रायश्चित यही होगा कि आप दीजिए और पूरी बात आ जाए, उसमें छप जाएगा। हिंदी संस्थान में अगर वो रहे हैं तो हिंदी संस्थान की पत्रिकाएं निकलती हैं, उनमें भी छपना चाहिए। आप में से जो लिखे उनके बारे में समीक्षात्मक हाँ छापेंगी। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर सारा साहित्य सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को आप दे देंगे तो वह शोध कराते रहते हैं, और शोध का इससे अच्छा विषय लखनऊ में कौन सा होगा जिस पर शोध होगा। आप, परिवार की जिम्मेदारी है कि आप जाइए, उनसे मिलिए, उनके पुस्तकालय में जहाँ वो बैठे रहते हैं, और उनको दीजिए। वो तो हर साल कई छात्रों को कराते हैं या उनके साथी लोग कराते हैं, तो शोध भी संभव है। हाँ, लखनऊ से हुआ था। अब ये परिवार के उनके दायित्व है कि जितना वो लगे रहेंगे उतना हम सब लोग सहयोग करते रहेंगे। सब लोगों के परिचित थे, और यह एक कार्यक्रम 15 जुलाई को तो वो आज वचन दे के जाएं कि यह होता रहेगा। ठीक है, हर साल 15 जुलाई को जन्म दिवस हम लोग यहीं मिलेंगे और मनाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राम मेहरोत्रा जी को, अपने संस्थान के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं वो, मैं उनको बुलाता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए, राज्य कर्मचारी इसके लिए साहित्यकार सुस्मृति संस्थान से, कि आज मुझे इस गोष्ठी में आकर के डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय प्राप्त हुआ। और बहुत कुशल चितेरे हैं देवकीनंदन शांत जी, नाम है शांत, लेकिन शांति में काफ़ी उबाल है। और मेरा नाम उस संस्था में धन्यवाद के लिए जोड़ दिया जहां मेरा कभी आना जाना नहीं था, लेकिन अब आज से संबंध हुआ है। मैंने रमाकांत जी के जीवन में बहुत कुछ जाना, और बहुत से लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने पहली बार रमाकांत जी के विषय में सुना होगा। और दुर्भाग्य था कि इतने प्रसिद्ध साहित्यकार के संबंध में नहीं आ पाया संपर्क में। सबसे बड़ा काम जो कोई भी सभा गोष्ठी होती है उसमें 2 काम बड़े होते हैं। एक तो स्वागत करना, स्वागत करने के लिए आदमी में कुशलता चाहिए कि व्यक्ति को पहचान करके उसके व्यक्तित्व के अनुसार स्वागत करे। दूसरा काम जो अब मेरे सर पर है, धन्यवाद देना। तो धन्यवाद तो प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता का होता है, और जो आए अभी यहाँ हैं और जो चले गए हैं उन सब को मैं हार्दिक अपनी ओर से पहले इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा पहला ये अवसर है इस संस्था में, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। बाकी हमारे गुरुजन किशोरी शरण जी, मैं उनको प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके आज की संस्था, आज की सभा में बुलाया भी मुझे, आए भी हम, और मैं उनको धन्यवाद नहीं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बाकी जो वयोवृद्ध हैं, मेरे सभी सदस्य मंचासीन, और ये बहुत बड़े ऐसा पुत्र किसी भी पिता के लिए सौभाग्यशाली होता है जो उसकी स्मृति को जीवित रखने के लिए इतने बड़े आयोजन करता है। आज उस जन्म तिथि के दिन में उनके परिवार ने जो ये कार्यक्रम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और सभी की ओर से वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से सबका नाम न ले करके, मंचासीन का भी नाम न ले करके, मैं व्यक्तिगत रूप से सबको यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करता हूँ।